एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका शेयर प्राइस 30 रुपए से नीचे चल रहा है, मैं आपके साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये स्टॉक को मैं एग्जैक्टली पेनी स्टॉक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो काफी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिस्क भी है ये स्टॉक में जो किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों ही एंगल्स मैंने ये वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये स्टोरी वर्थ है या नहीं पोर्टफोलियो के लिए, और अगर वर्थ है तो एक सैंपल पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये स्टॉक कौन सा है जानेंगे हम कुछ ही देर में। ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूं, ये एक पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। इनके बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेलवेज के लिए एक एनबीएफसी का काम करना है। ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह है आईआरएफसी। आईआरएफसी का शेयर प्राइस दोस्तों करंटली 23-24 के अराउंड है, और अगर आप रेलवेज की ग्रोथ स्टोरी को लेके बुलिश हो तो वो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। आईआरएफसी के 3 मेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है लीजिंग, यानी कि एसेट्स खरीद के वो रेलवे को लीज पे देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका लेंडिंग का है, जहां पे ये रेलवेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। और तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव है रेलवेज के लिए कैपिटल या पैसा रेज करना। आईआरएफसी का मोर और लेस 100% रेवेन्यू रेलवे से ही आता है। रेलवेज के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के आउटले होते हैं ना, उसका अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% भी इन्हीं के थ्रू फंड होता है दोस्तों। तो ये स्टॉक तो एक तरीके से क्लियर कट प्रॉक्सी हो गया रेलवेज की ग्रोथ को लेके। और अगर आने वाले टाइम में रेलवेज बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो ऐसी कंपनीज को तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अब आपके माइंड में यहां पे सवाल आएगा कि एक ऐसी पीएसयू कंपनी को मैंने एक डीपर एनालिसिस के लिए शॉर्टलिस्ट क्यों किया। तो सबसे पहले तो ये कंपनी एक क्लियर कट बेनिफिशियरी रहने वाली है एनआईपी या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट की। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ का एक बैकबोन है रेलवेज का डेवलपमेंट, और आने वाले 3 सालों में यहाँ पे जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो लगभग 7 लाख करोड़ के अराउंड है दोस्तों। तो इसी के चलते यहाँ पे एक बिजनेस विजिबिलिटी और ग्रोथ की कंफर्ट आ जाती है। दूसरा बड़ा रीजन आईआरएफसी को स्टडी करने का ये भी है कि इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है रेलवेज की एक्सपांशन को लेके। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क्स में भी तो अपग्रेड और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये जितना बड़ा नेटवर्क होता है ना, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। ये पॉइंटर्स के साथ साथ रेलवेज के लिए एकमात्र एनबीएफसी होने के कारण अपने आप यहां पे एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जो बहुत बड़ा प्लस है। तीसरा रीजन थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन और स्पेकुलेटिव है। अभी ना बजट अराउंड द कॉर्नर है। इसे मैं स्पेकुलेटिव इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा अश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते, पर जस्ट इन केस अगर बजट में पॉजिटिव प्रोविजंस दिए गए रेलवेज को, तो ये स्टॉक को एक मोमेंटम दे सकता है। चौथा रीजन आईआरएफसी को स्टडी करने का इसके बिजनेस रिस्क और सेफ्टी को लेके है। किसी भी बैंक, एनबीएफसी या लैंडिंग बिजनेस को सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है दोस्तों? वो ये होता है कि जो उन्होंने लोन दिए हैं वो शायद पूरी तरीके से वापस ना मिले। ये खराब लोन को हम सिंपल सी लैंग्वेज में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। पर आईआरएफसी के केस में सिंस इनका सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट ही है, तो यहां पे एनपीए का रिस्क या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रिस्क ना के बराबर है। तो मोनोपोलिस्टिक नेचर के साथ साथ ये मिनिमल रिस्क का फैक्ट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। पांचवा फैक्टर जो आईआरएफसी का मुझे पॉजिटिव लगता है वो इनकी डिविडेंड यील्ड है। लास्ट ईयर लगभग प्रॉफिट का इन्होंने 30% एज डिविडेंड पे आउट किया है। तो वो डिविडेंड को अगर मैं जस्ट बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करूं तो करंट मार्केट प्राइसेस पे ये 4 से 6% के डिविडेंड यील्ड्स हुए। हालांकि किसी भी स्टॉक में डिविडेंड यील्ड को लेके सिर्फ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट अगेन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आता है आईआरएफसी के केस में, बाकी सारे पॉजिटिव्स के साथ साथ। ये स्टॉक की अगर मैं फाइनेंशियल्स की भी बात करूं ना, तो मोर और लेस पॉजिटिव चीजें ही है शेयर करने को। 2018 से लेके 2021 तक इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में मोर और लेस 20% के सीएजीआर से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है, फ्रॉम 2500 करोड़ टू 4500 करोड़। इनफैक्ट ये साल पहले 6 महीनों में ये 3000 का नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो यहां पे ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे है। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बहुत मिनिमल है, सिर्फ इनकम का 0.12% इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाते हैं।
जस्ट एक बार स्क्रीनर खोल के देखिए दोस्तों, 17,000 करोड़ की सेल्स के लिए इनका ऑपरेटिंग खर्चा सिर्फ 100 करोड़ के अराउंड है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है फ्रॉम 9% टू 15%, और ये एनबीएफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में टोटल लोन बुक, पिछले 3-4 सालों में डबल से भी ज्यादा ग्रो हुआ है, विच इज अ बिग प्लस। हालांकि इनके फाइनेंशियल्स में एक दो ऐसे पॉइंट है जिन पे मैं शायद उतना बुलिश नहीं हूं। इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.6% के अराउंड है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेंडिंग बिजनेस में ये दिखाते हैं कि आपने जो लोन दे रखी है उसके इंटरेस्ट की कमाई और जो पैसा ले रखा है उसके इंटरेस्ट के खर्चे में डिफरेंस कितना है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कंटेक्स्ट समझने के लिए एचडीएफसी बैंक के अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो ये 4% से ज्यादा है। वहीं बजाज फाइनेंस के नेट इंटरेस्ट मार्जिन 13% के अराउंड है। मान लिया ये दोनों प्राइवेट कंपनीज है, पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे आईआरएफसी का एक लोअर साइड पे है। पता है ये लोअर एनआईएम की मेन रीजन क्या है? वो ये है कि आईआरएफसी सिर्फ 0.4% स्प्रेड चार्ज कर सकता है रोलिंग स्टॉक पे और 0.35% स्प्रेड चार्ज कर सकता है प्रोजेक्ट एसेट्स पे, और इसी नॉर्म्स के चलते यहाँ पे अपने आप एक लिमिटेशन आ जाता है। और इसी लिमिटेशन की बात को आगे ले जाते हुए कुछ एंटीथेसिस के पॉइंटर्स भी देखते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स है यहाँ पे जिसके कारण मार्केट ये स्टॉक को उतना हाईली वैल्यू नहीं करता और मुझे भी उतनी पसंद नहीं आती। तो सबसे पहले तो ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की कंपनी है। अब यहाँ पे आप ये पॉइंट को स्लो डिसीजन मेकिंग, लेस ग्रोथ आउटलुक, कुछ भी नाम दे दो, एट द एंड ये पॉइंट तो प्राइस के सेंटीमेंट पे रिफ्लेक्ट करता ही है। तीसरा फैक्टर इनके बिजनेस में नेट गेयरिंग रेशियो को लेके है। नेट गेयरिंग रेशियो सरल सी भाषा में ये दिखाता है कि 1 रुपए की इक्विटी के अगेंस्ट आपने कितना पैसा या डेट मार्केट से ले रखा है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो ऑन पेपर तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ, पर एनबीएफसीज और लेंडिंग बिजनेसेस के लिए नेट गेयरिंग रेशियो बहुत अलग से काम करता है। बेसिकली एनबीएफसी को पैसों की जरूरत होती है, अब वो चाहे मार्केट से डेट के रूप में उठाओ या इक्विटी डाइल्यूट करके उठाओ। आईआरएफसी के केस में ना वैल्यूएशन अभी लोअर साइड पे है, और इतनी लोअर वैल्यूएशंस पे अगर इक्विटी डाइल्यूशन इन्होंने लिया तो मार्केट शायद उतना पॉजिटिवली ना ले, क्योंकि उतना ये बेनिफिशियल नहीं होता माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। पर ये कंसर्न को मैनेजमेंट ने एक रिसेंट कॉन कॉल में बहुत अच्छे से एड्रेस किया है दोस्तों। उन्होंने ये कहा है कि इतने सस्ते दामों में इक्विटी डाइल्यूट करने के मुकाबले वो मार्केट से डेट रेस करना ही प्रेफर करते हैं। करंटली आईआरएफसी का नेट गेयरिंग रेशियो 8.8x के अराउंड है, और अप टू द लेवल्स ऑफ 10x ये डेट रेस कर सकते हैं। तो इन अभी ये एंटीथेसिस के पॉइंटर को तो मैं पॉजिटिवली ही लूंगा। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो हमने कवर कर ली, पर क्या वैल्यूएशंस भी उतनी इंटरेस्टिंग है? तो करंटली आईआरएफसी 1 से भी कम प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। इसका कंटेक्स्ट समझने के लिए अगर मैं एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो देखूं तो वो 4x के अराउंड है। बजाज फाइनेंस 10 से भी ज्यादा प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो अपने आप यहां पे ये चीज पता लगती है कि आईआरएफसी कितने कम वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। आईआरएफसी का प्राइस टू इक्विटी रेशियो भी 5 के अराउंड है। इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.75x है। तो नो डाउट यहाँ पे आपकी ये बात तो सही है कि ये एक पीएसयू कंपनी है और इसके पीएसयू मल्टीपल्स भी बाकी पीएसयू के मुकाबले ही चल रहे हैं। बट होल्ड ऑन, यहाँ पे जो पॉजिटिव फैक्टर आईआरएफसी के केस में काम करता है ना, वो ये है कि इनके मल्टीपल्स भले ही बाकी पीएसयू जैसे हो, पर यहाँ पे रिस्क बाकी पीएसयू के मुकाबले एक लोअर साइड पे है। तो हो सकता है शायद ये उतनी बड़ी मल्टी बैगर स्टोरी ना हो, पर कम रिस्क में एक बहुत अच्छी स्टोरी अवेलेबल है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के लिए। बट होल्ड ऑन, यहां पे मैं ना आपकी एंथुजियाज्म पे थोड़ा सा पानी डालूंगा। पीएसयू के केस में मल्टीपल्स रीरेट होने में हो सकता है कई साल लग जाए, और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि मल्टीपल शायद रीरेट हो ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे मेन सेक्शन की, यानी कि एलोकेशन स्ट्रैटेजी की, कि ये स्टोरी वर्थ है या नहीं पोर्टफोलियो के लिए। बट अगेन फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे ये बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नो डाउट आईआरएफसी की स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग है और वैल्यूएशंस भी सुपर अट्रैक्टिव है, पर समहाउ मार्केट ये स्टोरी को उतने प्रीमियम वैल्यूएशंस नहीं देता। यहाँ पे पॉजिटिव्स तो है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। तो पर्सनली मुझे यहाँ पे ये लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में मैं इसे थोड़ी सी जगह तो दे सकता हूँ।
हालांकि ये स्टॉक एक प्राइस बैंड में ही घूमता रहा है लिस्टिंग के बाद, तो पर्सनली शायद मैं उतनी बड़ी एलोकेशन ना दूं आईआरएफसी को। और जस्ट इनकेस अगर मैं आईआरएफसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं भी, तो वो स्टैगर्ड वे में होगा एसआईपी के जरिए। पर्सनली तो मैं उतनी बड़ी एलोकेशन यहां पे प्रेफर नहीं करूंगा और इसे लिमिटेड रखूंगा लेस देन 2% पे। जब यहां पे ब्रेकआउट या मोमेंटम आता है ना, तब इसको हम डेफिनेटली रिवैल्यूएट कर सकते हैं, पर करंटली ये मोमेंटम स्टॉक तो नहीं है। अगर आपको मोमेंटम के स्टॉक में इंटरेस्ट है ना, तो आपको स्मॉल कैप आईटी की स्पेस देखनी चाहिए। ऐसा ही एक पोटेंशियल मल्टीबैगर हमने ये वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो इसके बाद चेक करना चाहिए।